अच्छा, ये है जो इम्पोर्टेंट चीज हमने करनी है ना। आज प्रैक्टिस करेंगे, दो इंशाल्लाह कल। ये देखो, हमारे पास ये काम की थ्री बेसिक कन्वर्जन्स हैं स्टोक्योमेट्री में जो आपको आती हैं। मोल टू मोल आती है, मोल टू मैस, मैस टू मोल, मैस टू मैस, जो हम लोगों ने परफॉर्म करनी है। तो पहला पहला आज जो सबसे सिंपलेस्ट होती है वो है मोल टू मोल। तो ये याद रखना, जब भी हमने स्टोक्योमेट्री करनी है, पहला काम देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है मैंने, ऑलवेज बैलेंस एन इक्वेशन, ऑलवेज बैलेंस एन इक्वेशन। सबसे पहले काम हमने बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करना होगा, मुझे N2 दो है, इस साइड पे एक है, तो मैं अपने दो नाइट्रोजन लगा दूंगी। दो नाइट्रोजन होंगे भाई। उसके बाद क्या करना है, ये बिगड़ गए हैं हाइड्रोजन, तो ये 6 है तो इधर 3 आ जाएगा। सिंपल वाली इक्वेशंस देते हैं अक्सर ना, वो इक्वेशन भी नहीं देगा मजे की बात। वो एक तो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर वाली इक्वेशन याद करनी है आपने, एक ये हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन याद रखनी है। ये आपको जुबानी याद हो कि N2+3 H2 2 NH3 बनाते हैं। तो इस तरह वाली इक्वेशंस आप जो बिल्कुल कॉमन कॉमन वाली हैं, वो आपको ये भी फिंगर टिप्स पे हो जाए, बिकॉज स्टोक्योमेट्री में वो बिल्कुल कॉमन इक्वेशंस देते हैं। अच्छा, पहला काम हो गया बैलेंस एंड इक्वेशन। उसके बाद दूसरा हमने स्टेप क्या करना है, दूसरा हमने करना है, अच्छा इसी से करना है हमें, बाकी मैंने सिखाना है, आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, वो आपको एक चीज के मोल्स देगा, वो आपको दूसरी चीज के मोल्स पूछेगा। एक चीज के मोल्स देख के दूसरी चीज के मोल्स पूछेगा, बहुत सिंपल कन्वर्जन है। पहला काम क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप रिलेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, एक मोल जो नाइट्रोजन की है वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक दो प्रोड्यूस कर रहा है, डबल प्रोड्यूस कर रहा है। और 3 मोल्स ऑफ H2 जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने से एक कम प्रोड्यूस कर रहा है। तीन है तो दो बन रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, ठीक है। इसको नाइट्रोजन को तो बहुत सिंपल है, एक डबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं दूं 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत सिंपल है ये तो, कि 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस कितने मोल्स ऑफ अमोनिया। हाँ जी, जल्दी से बताओगे मुझे चैट बॉक्स में कि एक दो प्रोड्यूस कर रहा है तो चार कितने करेंगे। 8 करेंगे, एग्जैक्टली एमन। 8। एग्जैक्टली 8 करेंगे। 8 है तो 16 करेंगे, जितने भी देगा वो डबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का कैसे निकालने हैं, अगर मैं कहूं कि आपको 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, उसका तो थोड़ा सा सिंपल था, चलो। 4 moles of H2 will produce how many moles of ammonia। तो इसमें आपने एक कम नहीं कर देना, कभी 3 का 2 हो रहा है तो यहाँ देखो वही काम किया है ना अरफा ने, कि 4 है 3 है तो दो का एक कम कर रहा है, 4 है तो 3 नहीं, इसको हमने ऐसे नहीं करना। इसको हमने सॉल्व करना है प्रॉपर। हमने इसको क्या करना है, हम पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाला लिखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते जाओ, आप क्या करोगे। आप लिखोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे बता रही है कि अगर मैं 3 मोल्स H2 के जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसिंग अमोनिया। ये मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, कोई मसला नहीं है, बात समझो। 3 moles of H2 are producing ammonia 2 moles। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मुझे बताया कि 3 2 कर रही है। तो यहाँ पे आपने पहले सबसे पहला जो स्टेप करना है वो यूनिटी मेथड लगाना है, कि 3 2 प्रोड्यूस कर रही है। अगर 1 मोल होगा तो हम मैथ में यूज करते याद हो तो, 1 मोल क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ये, 2/3। यूनिटी मेथड कहते हैं इसको। फिर आपको जो दे रखा होगा, मैंने आपको 4 मोल्स के पूछे, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ कितने प्रोड्यूस करेगा, तो मैं लिखूंगी 4 मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूसिंग अमोनिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 to the 8 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, वो आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर आसपास नहीं है, मोबाइल है, तो मुझे आप लोग बताओ आंसर क्या है। 8 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो क्या आंसर आता है। मैम 2.66 बनेगा ना, तो फिर 2.67 कर दें उसको। 2.67 कर दो, ठीक है। यूनिटी मेथड देखो बेटा, जब यहाँ पे भी यूनिटी आप कर सकते हो, जो बाहर एक में ही यूनिटी मेथड यूज करना है, आप ऊपर वाले में भी कर सकते थे। ऊपर वाला रिलेशन जरा इजी था तो मुझे जरूरत नहीं, सिंपल था। तो आप ऊपर वाले में भी कर सकते हो। देखो पहले वाला मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, आप इसको भी लिख सकते हो कि 4 मोल्स, 1 मोल जो है, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लिखोगे कि 1 मोल जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस कर रही है। यूनिटी मेथड में क्या होता है, वन जो है वो कितना करेगी, पहले ही 1 था तो इसकी वजह से 2/1 हो जाएगा ये, कि मैं 1 को डिवाइड करूंगी। फिर मेरे पास जो आपको दिया था 4 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 क्या होगा,
2/1 × 4। सब में ही यूनिटी मेथड यूज करोगे, आसानी रहेगी। इसमें जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए नहीं किया इसमें यूज, क्योंकि इसमें सिंपल रिलेशन था कि एक दो कर डबल प्रोडक्शन हो रही थी, तो डबल प्रोडक्शन आप इस तरह भी निकालोगे डायरेक्टली, 4 8 करेगा, सिंपल रिलेशन था। लेकिन जहां पे आपको इस मैम तरह नंबरिंग आ जाए, 3 2 5 7 जो भी नंबर्स आ जाए, डबल के अलावा जो भी नंबर्स आ जाए, आपने यूनिटी लगाने हैं, बिकॉज ये वाला काम नहीं करना जिस तरह अभी बच्ची ने किया, आरफा नहीं किया था आई थिंक। तो 3 एक कम कर रहा है तो आपको 8 देगा, तो 7 प्रोड्यूस होगा, नहीं 8 तो 7 नहीं प्रोड्यूस करेगा। हम प्रॉपर यूज करेंगे रिलेशन यूनिटी मेथड लगा के। देखो अगर 8 का लिखना होता तो क्या आएगा, 8 है, मैम पहले मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का लिखूंगी। अगर मुझे पता करना है कि 8 मोल्स कितने प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले मैं देखूंगी 3 जो है वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 3 2 प्रोड्यूस कर रहा है। फिर मैं यूनिटी वाला स्टेप लगाऊंगी, एक कितने करेगा, एक करेगा 2/3। तो मैंने 8 का पता करना है, तो फिर मैं 8 का लिखूंगी कि 8 कितने प्रोड्यूस करेगा, 8 करेगा 2/3 इंटू 8, 8 to the 16 /3, जो भी आंसर आएगा आपको पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो आपने एग्जैक्टली मेथड लगाने हैं। बैलेंसिंग हमेशा जब डायरेक्ट करना है तो सिर्फ जो बिल्कुल सिंपल रिलेशन हो, अगर ये होता है ना 4, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस करके बेटा जी मेरे पास 4 आया था ना यहाँ पे, फिर मैं कर सकती थी इसको डायरेक्टली कि डबल आधा प्रोड्यूस कर रहा है बिल्कुल, तो फिर आप निकाल सकते थे। लेकिन जब ये इस तरह कोई यही नंबरिंग क्वेश्चन वाला था। काम आ जाए ना, तो फिर आपने ये अपनी साइंस नहीं लगानी, अपनी मैथ नहीं करनी, आपने प्रॉपर यूनिटी मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। अभी हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक हो गया। अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ मोल्स टू मोल्स की, आप लोग अभी करोगे इसको। मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, इसीलिए कह रही हूँ कैलकुलेटर खोल लो मोबाइल पे। आज हमारा काम है कैलकुलेशंस का। अच्छा हम इक्वेशन बताओ भाई कोई सी जो बहुत कॉमन हो केमिस्ट्री में, सादी सी और इजी सी इक्वेशन बताओ कोई। सल्फर ट्राइऑक्साइड सिंथेसिस। ओके, सल्फर और डाइऑक्साइड से मिलके बनता है SO2 + O2, हाँ जी। SO3 बन रहा होता है। अब इसको बैलेंस कभी करवाओ फिर साथ साथ मुझे। सल्फर एक ही है, सल्फर एक ही है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 4 है, क्या करें। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन वो और भी आसान है। हाँ, CO। SO2 के मोल्स हैं मैम। अच्छा और इसे कितने हैं? मैम ऑक्सीजन के 2 कर दें और सल्फर ट्राइऑक्साइड के भी 2 कर दें, ठीक तो हो गया। नहीं, बैलेंस हो नहीं ऑक्सीजन जाएगी। का एक ही आता है मैम, और सल्फर डाइऑक्साइड के टू टू होते हैं यहाँ पे 2 है, एक्चुअल बैलेंस। हाँ जी। और अब इसका ठीक है। ऑक्सीजन पे कुछ नहीं है। नहीं, इसका एक ही मोल है नहीं, मैम। ऑक्सीजन का फिर 1 होगा, फिर दो, सल्फर 2 हो जाएंगे। ये 2 हो गए, अभी देख लेते हैं। ये 4 5 6, हाँ वही ठीक हो मैं गया, एग्जैक्ट बैलेंस हो बता गया। रही हूँ। चलो जी ठीक हो गया। अब मुझे आप बताओगे, वन, सॉरी वन नहीं, वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 7 moles of O2 will produce how many moles of SO3? 7 moles of oxygen will produce how many moles of SO3? ऑक्सीजन नहीं हुआ, 14। क्यों नहीं हुआ ऑक्सीजन बैलेंस? 4 6 है, 3 to the 14 6। होंगे। अच्छा उसके 14 बिल्कुल बहुत और ठीक होंगे। बच्चे का ना मैसेज आया, मैं उसको पढ़ रही थी, मैम ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, एमन कह रही है। एमन बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन, देखो इस साइड पे भी 4 हो गए, और ये 2 6 हैं, इस साइड पे भी हमारे पास 6 हो गए हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब आंसर बता रहे हो आप लोग 14, तो एग्जैक्टली इसका देखो 14 आ जाएगा। एक जो है वो डबल प्रोड्यूस कर रहा है, आप यूनिटी लगाओगे तब भी 14 आएगा। आप सिंपल भी कर सकते हो, बहुत सिंपल रिलेशन आ रहा है तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा 7 मोल्स ऑफ SO2 कितने प्रोड्यूस करेगा? 7 मोल ऑफ SO2 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ SO3? 7। एग्जैक्टली देखो इसका रिलेशन भी सिंपल है, जितने SO2 से वो टू इतने ही बाई टू प्रोड्यूस कट करेगा, जाएगा। तो हाँ वो जी। एग्जैक्टली उतने ही करेगा। अच्छा इसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। 7 मोल्स ऑफ SO2 will react with how many moles of O2 to produce SO3? 7 moles of SO2 will react with how many moles of oxygen to produce SO3? मतलब मैंने इन दोनों का पूछा आपस में। आप जरूरी नहीं है कि वो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का पूछ रहा होता है, वो आपस में रिएक्टेंट का भी पूछ सकते हैं। तो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करनी है जस्ट स्टोइकियोमेट्री में, और कुछ नहीं करना। तो कितना के साथ रिएक्ट करेगा? 7 मोल्स ऑफ SO2,
will react with how many moles of oxygen to react with SO3 to form SO3? आंसर निकालो, शाबाश। ऐसे भी निकल सकते हैं, लेकिन यूनिटी मेथड अप्लाई कर लो, क्रॉस चेक भी कर लो। आखिरी वाले का बता रहे हो मोना? 7 moles of SO2 will react with how many moles of oxygen to form SO3? जी मैम। आप कह रहे हो 7 आएगा इसका आंसर? जी। चलो बाकी भी देख लेते हैं क्या कहते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा का आंसर आ गया है 3.5। मोना, बाकियों का भी 3.5। एक और बार देख लो मोना आप भी। मैम हाफ आ जाएगा ना इसका, क्योंकि दो हाँ, SO2 जो है वो एक एक ऑक्सीजन के साथ एग्जैक्टली रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये शॉर्ट डायरेक्ट हम इधर से कर लेंगे। अगर ये 7 आप दे रहे हो तो इसका हाफ ऑक्सीजन हो एग्जैक्टली जाएगा। 3.5 हाफ आ जाएगा, क्योंकि आप इसको देखो वहां से भी निकालोगे तो क्या आता है, वहां से भी क्रॉस चेकिंग हो सकती है। दो जो है वन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वन जो है वो 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको 7 दिया है, तो मल्टीप्लाई 7, तो बात वही आ गई, देखो 7/2/2 हाँ हो जी। जाएगा। तो आपका इनफैक्ट भूल, अच्छा मुझे नहीं पता था, लेक्चर सुनते भी हो मेरा बाद में भी? फिर तो मैं ज्यादा सारी रिकॉर्डिंग भेजा करूँ है, और भी एक्स्ट्रा लेक्चर बना बना के। मेरी केमिस्ट्री तो आपके लेक्चर्स पे चल रही है, बाकी पढ़ती शर्ती में कोई नहीं हूँ, सच बता रही हो हूँ। जाएगा, नहीं इसी से हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने हमेशा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा कि उसको भी कर लूँ उसको भी कर लूँ। मैं हमेशा चीज कम करती थी, जो किया ना वो अच्छे से किया, कि उसमें से कोई चीज आई है ना तो वो गलत नहीं होती। तो जो आपने किया है ना, एटलीस्ट आप उसको अच्छे से करो। 70% तैयार कर जाओ, 70 में से आपको 70% आता हो, आपको 60% बल्कि 55% चाहिए अपना ना मेरिट बनाने के लिए। और बाकी मेन थिंग मैम पीपीएससी इस में। PPSC सेशन में ना जो मैंने अब तक सीखा है वो यही है कि सेल्फ स्टडी से ना ये जो लेक्चर सुनना और ये चीजें होती हैं ये बहुत इंप्रूव करती हैं हमारा एग्जैक्टली नॉलेज। 100%। हम मैंने तो गलत खुद, या सही खुद ही पढ़ रहे होते हैं, बस जब हम लेक्चर सुनते हैं तब हमें वो चीजें क्लियर वो होती हैं जो ज्यादा हम आता अगर है। बल्कि अब पढ़ते मैं कहती हूँ हैं बच्चों को, वो मैं तो अपने क्लियर को नहीं कहती हूँ कि होती। आप लोग पढ़ाओ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, अगर आपको चांस मिल जाए तो आपका 100% हो जाता है कि आपका इंशाल्लाह बन जाएगा जरूर मेरिट। बिकॉज पढ़ाने से जितना आपको आता है ना, सुनने से या खुद पढ़ाने से, उतना आपको खुद पढ़ने से नहीं आ रहा होता। तो बेहतर है आप किसी जगह पढ़ा लो, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। ओके जी। मोल टू मैथ्स में जाना है। अब इसमें क्या होगा, आपको मोल दिया होगा, आपको मोल नहीं पूछेगा, आपको मैथ्स पूछेगा देख के। तो मोल देख के मैथ्स पूछेगा, काम सेम वही करना है, हमने बैलेंस करना है, सिंपल इक्वेशन देगा आपको। तो पहला पहला काम अपने बांध लो दुपट्टे के साथ, जिस तरह आप पुराने जमाने में औरतें दुपट्टे में पैसे बांधती थी ना, उसी तरह आप अपनी बात को बांध लो कि मैंने सबसे पहला काम बैलेंस करना है, विदाउट बैलेंसिंग सब कुछ गलत होगा इसमें। उसके बाद आपको मोल देगा, मैथ्स पूछेगा। तो हम इसमें से एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाली इजी वाली लेके चलते हैं, कि आपको 7 मोल्स दिए हैं SO2 के, और वो पूछता है 7 मोल्स ऑफ SO2 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3? अब उसने काम क्या किया है, SO2 के मोल दे के हमें पूछ रहा है वो ग्राम में। तो हमने क्या काम करना है, हमने पहला स्टेप एग्जैक्टली सेम करना है जो हमने अभी किया था, कि मोल टू मोल। एक चीज याद रखना, जब भी आपने स्टोक्योमेट्रिक में बैलेंसिंग करनी है, सॉरी मूवमेंट करनी है, दो रिएक्टेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान करना है, एक साइड से दूसरी साइड पे जाना है, तो स्टोक्योमेट्री में हमेशा मोल टू मोल जाओगे, कभी भी मैथ्स टू मैथ्स नहीं करना। इसका मैथ्स पता होगा, इसके मैथ्स में कन्वर्जन नहीं हो सकती। तो हमेशा स्टोक्योमेट्री में एक साइड से दूसरी साइड या आपस में कंपैरिजन करना है आपने, तो आप हमेशा हमेशा मोल्स टू मोल जाओगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसके मैथ्स निकालने हैं। तो मैं इसके मोल से पहले इसके मोल निकालूंगी, जो हमने अभी काम किया मोल टू मोल। तो आपको देखो पता चल रहा है कि 2 SO2 है, वो 2 SO3 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से इजी काम है। 7 मोल्स ऑफ SO2 जो है वो 7 मोल्स ऑफ SO3 ही प्रोड्यूस करेंगे। काम आसान हो गया जरा थोड़ा सा। तो 7 मोल्स ऑफ SO3 आ गया। अब काम क्या किया उसने, हमसे मोल नहीं पूछा, उसने हमसे मैस का पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 विल बी प्रोड्यूस। तो मेरे पास मोल आ गए हैं, तो आप सिंपल मोल का फॉर्मूला लगा के, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, इसमें हम इजीली वैल्यूज पुट करके हम इजीली अपने मैस निकाल सकते हैं। मैस निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मैस से। तो मेरे पास आ जाएगा, मोल मैंने निकाल लिए हैं अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोल टू मोल रिलेशन को यूज करके। ये मोल हो गए जी। मोलर मैस के लिए फिर इसलिए कहती हूँ पीरियोडिक टेबल याद करना है। SO3 का मोलर मैस निकालोगे, सिंपल है। इसका सल्फर का 32 मैस होता है। 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, 16 जमा 16 जमा 16,
3 बार 16 16 ऐड कर दो, तो इसका जो भी मैथ आएगा कैलकुलेट कर लो। 80 बन जाएगा मैम। कितना बन रहा है? 80। 80 बन रहा है। तो ये और भी आसान हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैथ इन ग्राम आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मोल को मैथ में 560 कन्वर्ट कर ग्राम्स। सकते हो इस तरह आराम से। 48 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसका मैथ्स एमन का है 48। 48 क्या आया है एमन? 48 ना तो मैम 16 3 48 हो जाएगा ना, वो 48 बन रहा है और 32 ऐड हो अच्छा, जाएंगे तो फिर 80 बन ठीक जाएगा। होते हैं 16 16 16 ऐड किए, ठीक हो गया। तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना है और काम हो बन जाएगा। ठीक हो गया। 560 ग्राम बन जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन दूं इसी में से, जी मैम ठीक। वो जी दे सोल्व दे। करोगे। ओके जी। 3.5 moles 3.5 moles of oxygen will produce how many gram of SO3? चलो सिंपल ही देती हूँ, अभी जरा ज्यादा नहीं घुमाती। पहले 2 3 करवा लो फिर घुमाऊंगी। SO3 3.5 moles of oxygen will produce how many grams of SO3? इसका मुझे सॉल्व करके आंसर दोगे। इसका अपना सुकून से करो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से इसका आंसर सही देना है सबने। एक बार बेशक क्रॉस चेक करोगे खुद ही। सबका एक ही आंसर है चैट बॉक्स में। आंसर आया है, ठीक हो गया। रिदा आपका आंसर देख लिया है, बाकी भी देखो। रिदा का आया है 280 ग्राम आंसर। बाकी उसका है 560 ग्राम। तीसरी का भी 560 ग्राम। रिदा, आपने थोड़ी सी कोई मिस्टेक की है, फिर इसका मतलब दो का फिर 560 आया है, आपका 280 कैसे आता है? मैम से मारा 560। ओके ओके। रिदा का बस 280 आया है। रिदा ने कोई करी है गलती। अच्छा रिदा, अच्छा रिदा, हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो मैं करवाती हूँ। 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO2? मतलब इसका, इससे हमें कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न है इन दो चीजों से। अब एक जो है वो दो प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब डबल प्रोडक्शन हो रही है। तो 3.5 जो है उसका डबल कर दोगे तो 7 मोल्स बन रहे हैं इसके। मेरे पास 7 मोल्स ऑफ SO3। अब मोल्स आ गए हैं, मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मेरे ख्याल से मोलर मैथ आप लोगों ने 80 निकाला था इसका, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया है। 7 मल्टीप्लाई बाय 80 आ गया है, तो आंसर 560 हो गया है। तो रिदा, आपका कहाँ गलती की थी मेरा बेटा आपने यहाँ पे? अच्छा मैम, वो मैंने वन वन SO3 समझा था, आपने टू इसका बोला हुआ है, तो वो 3.5 डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। सही सही। ठीक हो गया। सही अच्छा, सही। एक और हाँ करो जी हाँ जी। ताकि प्रैक्टिस रहे आप लोगों की। एक और ऐसे करो कि, ओके ठीक हो गया है। 2, टू भी नहीं, बल्कि 2 तो सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। 7.5 7.5 moles of SO2 7.5 moles of SO2 will react with how many grams of O2 to produce SO3? 7.5 moles of sulfur dioxide will react with how many grams of oxygen to produce sulfur trioxide? क्वेश्चन आप लोगों का ये। अच्छा, ट्राई किया करो, इनको हाथ से किया करो। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि ना आपकी हाथ की प्रैक्टिस हो। वहां हमारे पास ना कैलकुलेटर नहीं होगा। यहाँ मैं अलाउ कर रही क्योंकि आज समझना था, लेकिन जिसका मैं क्विज दूंगी ना, वो हाथ से करना है, प्योर हाथ से करना है। ये मैंने भी कैलकुलेशन किए, एमन सेम आंसर आया मेरा भी जो आपका है। बाकी बच्चों को भी आ जाने तो फिर देखते हैं एग्जैक्टली। मैंने भी कैलकुलेटर में 1 सेकंड में किया है। मोना, आप इसको क्रॉस चेक करो, हमारा आंसर ये नहीं आया जो आपने भेजा है, कोई गलती हो रही है। मैम इसका हाफ हो जाएगा ना 7.5 का, सिंपल ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है। तो मैंने तो खुद एक तो सेकंड में निकाल लिया। मैं उसी वजह से सोच के बैठी हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है ना, तो फिर मैं चुप हो गई। वो मैं 7.5 इसलिए कह रही हूँ कि हाथ से जितना। करोगे 7.5, मतलब आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहां पे नहीं, कैलकुलेटर नहीं ऑक्सीजन होगा।
SO2 जितने हमारे पास हैं SO3 एग्जैक्टली उतने ही हैं, मतलब 7.5 इधर है तो 7.5 उधर ही होंगे। ऑक्सीजन निकालनी है, वो तो SO2 का हाफ है, तो 7.5 का हाफ हम कह देंगे कि वो जो है ना एग्जैक्टली 7.5 जितने उसका हाफ है, तो एग्जैक्टली जल्दी हो जाएगा। 3.75 आ जाएगा। ऐसा ही है, हाँ जी। 3.75 आता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, बहुत आसान है। हाँ जी, नहीं उस ऐसे। मेथड से भी आ जाता है, और वैसे ये तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं हाँ, ना डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने अभी 1 इसको। सेकंड लगाया, डायरेक्ट किया इसको, मैंने तो नहीं किया ना पूरा मेथड। इन केस पूरा मेथड होता है, बात को बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है, इसको नहीं, हर एक अपना माइंड सेट होता है, कोई फौरन से कर लेता है कैच, हाफ इतना हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो पूरा यूनिटी मेथड लगा के आराम से करता है, तो कोई मसला नहीं। सही सही। नहीं और वहां पर कभी इतना दिमाग चलता भी नहीं है मैम, वहां पर हम नहीं चलता, वहां नहीं टू को चलेगा, मैं ये मल्टीप्लाई कहती, करके कभी कभी बिल्कुल, पूछ इसलिए रहे होते हैं इसलिए ना, मेथड करवाया, वहां तो ये इतना इसीलिए। शॉर्ट ट्रिक वहां नहीं चलती। वहां पे बंदा इतना हाँ जी। कंफ्यूज हुआ होता है ना, कि वहां पे तो 0.25 जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था जल्दी से। अच्छा आरफा, सही आपने भी सही। कोई गलती की है बेटा जी? आपका भी आंसर आया है 51 ग्राम। 51 इज नॉट द आंसर। इसमें क्यों गलती कर रहे हो भाई मेरा बेटा? मुझे समझ नहीं आ रही, पिछला वाला तो बिल्कुल ठीक किया, इसमें क्यों गलती करते हो? अच्छा, मैं इसको करवाती हूँ। अब देखना कहाँ कहाँ गलती की आप लोगों ने, हालांकि बहुत सिंपल था। 120 ठीक है, बिल्कुल मोना, आप ठीक कर लिया है आपने, आपका ठीक हो गया है। आठवां की गलती आ रही है, आठवां एक बार दोबारा वैसे खुद देखो, शायद समझ आए, खुद देखोगे तो खुद गलती पकड़ी की जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद मैं करवाती हूँ इसको। अब सबसे पहला काम देखना है, दो के दरमियान रिलेशन। जो ज्यादातर आप गलती करते हो, आप क्या करते हो, आप देखते हो कि वो हमेशा रिएक्टेंट्स के दरमियान दे रहा है, कि आप ना गौर नहीं करते कि वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन देख रहे होते हो, क्योंकि बुक्स में हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है। स्टोकियोमेट्री का मतलब है किसी दो चीज का आपस में रिलेशन विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जरूरी नहीं है वो दो रिएक्टेंट्स के दरमियान दे सकता है आपको, कभी कभी 3 रिएक्टेंट्स होंगे, उनमें से दो दो के दरमियान पूछ लेता है, उसकी मर्जी है वो तो आपको बस तरीका आना चाहिए निकालने का। हाँ जी, अल्फा इसका आंसर है 120। तो आपने 120 लेके आना है किसी तरह। 1 मिनट और है, मैं बाकी बच्चे कर रहे हैं जरा, 1 मिनट के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जिसका गलत आ रहा है वो उदास नहीं हो जाना कि मेरा गलत आ रहा है। मैम 3.75 तक आ गया, 3.75, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पता है क्या गलती कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप फिर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो देखो उसके बाद तो काम आसान रह गया, मोल्स निकाल लिया आपने, ठीक है 3.75। अब काम क्या रह गया, सिर्फ उसको मैस में कन्वर्ट करना रह गया। तो मोल्स का हमें फॉर्मूला पता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो काम क्या करना है, मैस निकालना है ना। मोल्स आपके पास आ गए हैं, 3.75 तक स्टेप ठीक किया है। उसके बाद क्या करना रह गया, जस्ट मल्टीप्लाई करना रह गया मोलर मैस से। अब मोलर मैस अब मेरे ख्याल से तो 16 डाल रहे हो। देखो फॉर्मूला क्या, मोलर मैस क्या है, O2, 32 डालोगे आप यहाँ पे। 32 है ना, मैंने ऑक्सीजन का। या तो आप ये गलती कर सकते हो, दूसरी गलती क्या कर सकते हो, दूसरी गलती ये कर सकते हो, या तो SO2 का मैस ही डाल रहे हो, मोलर मैस, या फिर ये काम कर रहे हो, इनमें से एक काम कर रहे होगे। मैथ्स हमने डाले, देखो हमने मोल्स निकालने हैं O2 के, ग्राम सॉरी, मैंने पूछा है SO2 के 7.5 मोल्स कितने ग्राम्स के साथ मिलेंगे कि SO3 बन जाए। तो मैंने SO3 जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डाला है, मैंने सिर्फ पूछा इसका है। मैम 16 यूज किया था, O2 का, देखा किया है ना गलती आपने ये। कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। मोलर मैस ध्यान से देखना है, फॉर्मूला क्या है उसी टाइम निकालोगे। ऑक्सीजन का 16 है, नहीं ये वाला काम नहीं करना। इक्वेशन बैलेंस इसीलिए करवाइए कि हर काम जो करना है ना मोलर मैस इस और कोफिशिएंट जो ये डालने हैं, इसको देख के डालने हैं। बेशक मैं तो कहती हूँ आप लोग ये वाला काम ना करो, डबल का हाफ करने जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये वाली चीज वो करे, वरना आप यूनिटी मेथड ही लगाओ, एक प्रैक्टिस बनाओ ताकि उसी फ्लो में चलते रहो। इस तरह करोगे ना शॉर्टकट, तो वहां पक्का गलती कर दोगे। ठीक हो गया, आज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपका अजीम काम ये है कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, ठीक है, उसमें से आपने मोल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपने एक दो की खुद ही बस से इतने मोल्स लेके कितना ग्राम बनेगा, 2-3 हाथ से खुद ही प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, ताकि आपका कल फिर हम बाकी दो करेंगे। आज हमने मोल टू मैस किए, कल हम मैस टू मोल और मैस टू मैस में जाएंगे, तो ताकि आपकी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हाथ पे हो जाए। उसके बाद हम चारों करेंगे, फिर उसको इंटरमिंगल करके उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। देन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड पे जाएंगे, वो थोड़ा सा और आगे का एडवांस है। पहले ये सीखोगे तो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट आसान लगेगा, फिर बहुत ईजी है। लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत बच्चों वाली चीज है, अगर ये कन्वर्जन आप ऑन द हैंड करते हो।
ठीक हो गया। उसके मैम बाद हम कर वो लेते हैं, हाँ जी, एक मैम क्रोमेटोग्राफी का क्विज। क्रोमेटोग्राफी का क्विज मैंने सर को कहा हुआ है कि वो एडिट कर दें। आज मैंने सुबह का क्या रखा है, वो कह रहे थे आज आ जाएगी, अभी तक तो नहीं आए। लेट्स सी वो कब भेजते हैं। तो आरफा ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ, जैसे ही वो एडिट करते हैं उससे अगले दिन क्विज होगा आपका उसका। डोंट वरी, क्रोमेटो का क्विज फिनिश मैम कर वो अच्छा देते हैं। डेली डेली एक एक टाइप्स करते रहो ना, रिवाइज उसकी काफी मैम, सारी। उसकी ना, वो आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, मतलब समझ आ गई है, हाँ लेकिन हाँ। यह है कि उसकी थ्योरी आपने जहाँ से मतलब उनको सारा बनाया है ना, वो अगर प्रोवाइड करते रजिस्टर वाली उस तरह याद नहीं होती, मतलब वैसे समझ आ जाता है, एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है, अच्छा ठीक हो गया। लेकिन वैसे भी चाहिए नहीं, थ्योरी सब्जेक्टिव इसकी। पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, से याद नहीं होता। थ्योरी इसकी ना मोना, इसकी आपको थ्योरी मिलेगी बुक जी। एक तो जीडी क्रिश्चियन में भी है क्रोमेटोग्राफी, उसमें मुश्किल बहुत है। मैंने बहुत आसान करके पढ़ाई है जीडी क्रिश्चियन में, लेकिन अब आपने समझ लिया है ना, तब आपको जीडी क्रिश्चियन खैर समझ आ जाएगी। तो जीडी क्रिश्चियन से कर सकते हो। दूसरा, इसको यूट्यूब का मैं आपको ना लिंक भेजूंगी एक बंदे का, उसने भी बहुत अच्छी थ्योरी एक्सप्लेन की है। मैंने बहुत सारी वहां से भी की थी अपने टाइम पे, फिर मैंने अपने तो नोट्स बना लिए थे। अब 2-3 बार पढ़ा लिया तो मैं तो नहीं पढ़ रही थी दोबारा। लेकिन मैं आपको लिंक भेज दूंगी उसको, ग्रुप ग्रुप में आप लोगों को। आप मजीद थ्योरी उससे पढ़ना चाहो तो वो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और पाकिस्तान की मैम लिंक थ्योरी। जरूर ठीक है मैम। भेजिएगा, ठीक हो लिंक गया, मुझे ना लिंक जरूर। उसके बाद रिमाइंड करवाना है, मैं लिंक क्लास में भेज दूंगी क्रोमेटो वाले का भी। अच्छा मैम, वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना उन्होंने एटम्स पूछे हुए होते हैं, नंबर ऑफ हम्म। एटम्स कैलकुलेट करें, आप वो वाला मेथड भी कराएंगे ना फिर हाँ आगे? हाँ, मैं सारा स्टोक्योमेट्री, जब 3 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, 2 में हो ही नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा सा भी रह रहा है हमारा स्टॉक हाँ के, जी। तो हम नंबर ऑफ एटम्स भी, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सब कुछ निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है, मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया होता है, नंबर ऑफ एटम्स भी आता है। जब हम एलिमेंट्स यूज करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने को देता है, जब हम मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी हम करेंगे उसको। ओके मैम। ओके, आज का जीके है जी हमारा, रेडिएशंस दैट कैन पेनिट्रेट डीपेस्ट इन आवर बॉडी। हाँ जी, कौन सी है? वैसे ये वाली जीके तो मुझे भी भूल गए होंगे, जितने पुराने हो गए गैमा। पिछले बैच के। एग्जैक्टली, गैमा रेडिएशंस जो है वो जो डीपेस्ट पेनिट्रेट कर रही होती है। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द 20 दफा आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। solid form. Exactly, dry ice is a solid form of carbon dioxide. Common name of sodium bicarbonate। हाँ जी, हर एक ने अलग लिखा है, मजे की बात। चैट बॉक्स में मुझे एक कहते सोडा ऐश, एक कहती सोडा लाइम, किसी ने भी नहीं लिखा, कोई सोडा लाइम भी कह दे। मैम वो तो डिफरेंट होता है। अच्छा, वो क्या होता है मोना? सोडा 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 लाइम क्या होता है? मैम लाइम में तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट आ रहा होता है, मतलब ये तो बाई कार्बोनेट है ना। नहीं, क्या बनेगा आप लोगों का? अच्छा, वॉशिंग सोडा इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अब तो और भी आसान हो गया, बेकिंग पाउडर है ना। अच्छा, वॉशिंग सोडा बताई जा रही है, अब तो अगली स्लाइड भी खुल गई है। वॉशिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, अच्छा वो चीज निकल गई है। सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ठीक तुक्का मारो जरा, अब एक ही बच गया है, बेकिंग सोडा। बेकिंग, अच्छा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर टू डिफरेंट थिंग्स। एक चीज और याद रखो, बेकिंग पाउडर सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में एक और चीज डाल देते हैं, उसको अपने भी इसके बाद देखना है, मुझे नहीं याद आ रही, इसमें थोड़ा लंबा सा नाम है उसका। उसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेकिंग पाउडर कभी भी नहीं आ रहा था उसमें, इतनी मुश्किल सी चीज है, उसका नाम जो आ गया है तो लंबा है। बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट ही आ रहा होता है आपको। तो दिस इज कॉमन नेम ऑफ बेकिंग सोडा। वॉशिंग आता है वो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 सिंपली, इसका है NaHCO3 नाम। साथ में अब सोडा ऐश भी बता दो क्या है? मैम एक तो NaOH होता है, उसको तो कास्टिक सोडा वो कहते हैं। कॉस्टिक सोडा है, हाँ। सोडा ऐश, सोडा ऐश का दूसरा नाम भी सोडियम कार्बोनेट है निकम्मो। वॉशिंग सोडा और ये एक ही बात है, Na2CO3 को ही कहते हैं सोडा ऐश भी। वॉशिंग सोडा में ना, वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा में और ना 10 सोडा वाटर के ऐश। मॉलिक्यूल लगे होते हैं, फार्मूला एक ही है दोनों का। Na2CO3, उसमें 10H2O लगा होता है आगे। बास्केट लगा देते हैं, बास्केट नहीं भी लगा रहे होते, सिंपल कहना होता है ना सोडियम कार्बोनेट ही कह देते हैं उसको भी। लेकिन प्रॉपर लिखो ना उसका फॉर्मूला, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं 10। इसमें सोडा ऐश में वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये फर्क होता है, तो होता है दोनों सोडियम कार्बोनेट है। अब इसको ना इस तरह वाली चीजें ना लिखते रहा करो, इस तरह वाली चीजें कॉपी पे लिखा करो। ये वाली चीजें फिर बाद में मिक्स होती हैं, ये टाइम टू टाइम नजर के सामने से जाती है ना, ये फिर याद रहती है। अपने टाइम में मुझे याद है ऑनेस्टली, मैंने इनको कोई 40-50 बार नजरों के सामने से गुजारा, तब ये याद रहती है।
और अब फिर देखो भूल गई हैं, कभी बहुत याद की थी। मिक्सिंग हो जाती है बंदे को टाइम के साथ। तो वॉशिंग सोडा। मैं हर दफा लिख लिख के, लेकिन मुझे फिर भी भूल जाती फिर भी भूल जाती हैं। फिर बादाम खाया करो ना। बल्कि बादाम नहीं, अखरोट खाया मैम। अब वो भी काम नहीं करते। अब अखरोट खाया करो, फिर अब अखरोट काम करेंगे। तो वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश एक ही चीज है। वॉशिंग सोडा के सामने लिख लो Na2CO3.10H2O। सोडा ऐश है सिंपल Na2CO3। पैसे नहीं है ओएस के पास। फिर एक और तरीका है, वो कहते हैं हम ना, एक कोट है फेमस बहुत ओएस, अकल ना बादाम खाने से नहीं, अखरोट खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। फिर एक दो बार कोई बंदा धोखा देगा ना, तो फिर आपका दिमाग तेज हो जाएगा है। फिर भाई कोई ओएस को धोखा दो, कोई मैम, तो पेपर में एमसीक्यू से धोखा हो गया ना, अगर वहां अब पर गलत लग गया तो फिर याद हो फिर नहीं जाना है। भूलेगा। फिर नहीं भूलता, मुझे अब नहीं भूलता। यामा इकबाल ने अपनी मोहतरमा वालदा का जिक्र किस उसमें किया था, मुझे कभी नहीं भूलता ये। हमें तो भूल गए। क्योंकि मेरा इसकी वजह से ना मेरिट रह गया था एक। मुझे कैसे भूलेगा ये। ये आपकी असाइनमेंट है, मैम, मुझे क्या आंसर था? कल इसको 10 बार लिख के आना है। ये मैं 20 बार पूछ चुकी हूँ, कल 10 बार लिख के आऊंगी। कल लेक्चर में मैं आते ही आपसे पूछूंगी, चलो। आज की होमवर्क असाइनमेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस। चैट बॉक्स में मुझे खोलने दो जरा, मैं देखूं कितनी निकम्मियां गलत बताएंगी। हाँ वो तो फर्मी होता हो सकता है रिदा, बिल्कुल। एमन ने कहा है एंगस्ट्रॉम, कोई नैनो भी कह दे। अवैस और मोना, ये आप लोगों को तो ठीक देने चाहिए, पिछली बार वाली स्लाइड है मजेदार बात जी जी के। अच्छा ये फ्रेश पढ़ा हुआ है, ये वहां से पढ़ा हुआ पाक एमसीक्यूज पे से, मेरे ख्याल से वहां से उठाया हुआ है मैंने। एग्जैक्टली exactly। मैम, हमारा न्यूक्लियर हुआ है, लेकिन मैंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा उसका। ये फर्मी फर्मी ठीक बता रही है बच्ची। मोस्ट सूटेबल यूनिट है, सारे होते हैं यूज ना न्यूक्लियर रेडियस के लिए, हम नैनो भी यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम -10 में भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट सूटेबल जो है वो फर्मी होता है, बी ऑप्शन। और ये मुझे हर बार भूल जाता था, अभी याद हुआ है पढ़ा पढ़ा के ना। हाँ पिछली बार पढ़ाया था ना इनको, लेकिन अपने टाइम पे मुझे ये एमसीक्यू भूल जाता था। फर्मी हर बार भूल जाता है ये। ओके इधर से मूव नहीं हो रही स्लाइड्स, हम यहाँ से मूव कर। ओके, किंग ऑफ मेटल्स, ये तो बहुत इजी है। हाँ जी, किंग ऑफ मेटल्स कौन सा लगता है क्या होगा? वैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग नहीं डाले, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डालनी चाहिए थे। मैम, पता नहीं। फिर देखो इतनी निकम्मी कोई दिखती है आप लोगों को? वैसे को भी याद है ये, गोल्ड या सिल्वर। ये मैं रिद्धा बेटा वहां पे ना लिखना नहीं है, गोल्ड या सिल्वर दोनों को फिल कराना है। मैम, 4 में से 2 ऑप्शन के बारे में श्योर होना भी बड़ी बात होती है। अब आप 2 में से एक ठीक कर लेना। चलो ठीक हो गया आपका, फिर आपको हम 0.5 मार्क्स दे देते हैं। क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं मैम, मेटल्स है पॉइंट ये टू दो, फाइव हाँ इसीलिए काटे। एक्सपेंसिव यही है, 2 यहाँ पे चुने। ना मुझे प्लेटिनम देना चाहिए था, मुझसे गलती होगी। गोल्ड जो है वो कहलाता है किंग ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे लिखती ना अगर प्लेटिनम, फिर वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि प्लेटिनम का नाम है व्हाइट गोल्ड। तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो हाँ जाता है, जी। लेकिन अब प्लेटिनम तो है नहीं, तो ऑब्वियस बात है मोस्ट एक्सपेंसिव है तो किंग ही कहेंगे। अब वहां से भी देख सकते हो, देखो हमेशा कार्टून्स में बादशाह को ताज पहनाया जाता है। सिम्बा में भी एक ताज कार्टून आते थे, पहनाते थे। फिर कोई भी बादशाह उसका येलो कलर का क्राउन होता है हमेशा, वहां से याद रखना है इसको। मैंने येलो यहीं क्राउन से हमेशा अंदाजा जरूर लगाया कि रहेगा। बादशाह जो है वो गोल्ड पे मरते हैं, उनका सबसे ज्यादा गोल्ड मैम, से फिर लगाव आपने है। हिंट तो दिया होता। हाँ बादशाहों की बेगमात हमेशा गोल्ड पहनती है, तो वहां से ये कर लेना कि किंग है ना, तो किंग क्वीन से रिलेटेड चीज गोल्ड है, अब नहीं भूलेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग फॉलोइंग, ये तो बहुत इजी है, लेकिन मैं 20 बार पूछ चुकी हूँ। एफ फॉर फ्लोरीन। F4 फ्लोरीन, चलो ये तो कंफर्म है। मोस्ट ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके जी, गैस डिजोल्व इन वाटर डेट मेक्स इट बेसिक, कौन सी गैस है जो डिजोल्व होकर बेसिक बना देगी उसको, पानी को? अमोनिया। एग्जैक्टली exactly। बिल्कुल ठीक है, अमोनिया। अमोनिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। थोड़ा बेसिक कम बनाएगी, वीक बेस होती है, लेकिन बनाएगी बेसिक ही। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड देखो एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। कार्बोनिक एसिड एसिड है, एसिड ही बनाएगा। हाइड्रोजन आपके पास नॉन मेटल है, तो ऑब्वियस बात है हाइड्रो HCl वाली फॉर्म पे जाएगा, तो सारे के सारे एसिडिक बनाएंगे एक्सेप्ट अमोनिया। आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, अमोनिया भी खुद भी वीक बेस है एक।
विच गैस इमिटेड बाय पावर स्टेशन कॉजेज एसिड रेन? पावर स्टेशन से कौन सी गैस निकलती है? अच्छा, ये बच्चे ना इसमें बड़ी गलती करते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एसिड रेन पढ़ के लगा देते हैं। एग्जैक्टली मेन इसमें जो काम देख रहे हैं ना, वो पावर स्टेशन देख रहे हैं। एसिड रेन तो CO2 की वजह से होते हैं, नो डाउट। सबसे ज्यादा हवा में CO2 है, कार्बोनिक एसिड बन रहा होता है, एसिड रेन उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन पावर स्टेशन से सबसे ज्यादा SO2 है, और वहां से उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और काम हो जाएगा, एसिड रेन बन जाएगी। एसिड रेन की pH कितनी होती है? ये भी बड़ी बार वाला आया हुआ MCQ है। द pH ऑफ द एसिड रेन लेस देन 5 पॉइंट्स। 6.4 कौन लेस सी देन है बस? लेस देन 5 5 लेस था देन मेरे 5 ख्याल से। एग्जैक्टली। हाँ जी, लेस देन 5 पढ़ा लेस था देन मैंने। 5 जो कि फिर वो एसिडिक की कैटेगरी में आएगा। वैसे 6.4 नहीं होती, 5.6 तक तो नॉर्मल है, 5.7 5.6, फिर लेस देन 5 जाती है तो फिर हम उसको कहते हैं वो एसिडिक रेन है, वो फिर डेंजरस हो गया हमारे लिए। 6.4 इस लड़के की एसिडिक गैस है। ओके, हैवी वाटर इज, ये भी बड़ी बार आने वाला मैम है। ऐसे ट्रेन की मेन वजह कार्बन डाइऑक्साइड या SO2 कौन सा काउंट मेन होता है? वजह हर जगह अलग मिलता है, मतलब मैंने जो लिंक जो पढ़ा हुआ उसमें मैक्सिमम। CO2 था वैसे, कि वो ज्यादा CO2 रिलीजिंग ज्यादा है, कार्बोनिक एसिड की वजह से ज्यादा एसिडिक है, जो मेजर रीजन है। ठीक। लेकिन हर जगह काफी जगह अलग भी पड़ा है, SO2 भी मिलेगा, NO2 भी। जो रिसेंट है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से बन रही है, HNO3 रिसेंट नाइट्रिक है। सबसे ज्यादा वैसे जनरल कार्बोनिक एसिड है। लेकिन पावर प्लांट्स, पावर स्टेशन पूछ रहा है, फिर SO2 बन जाएगा। मैम इसका ड्यूटेरियम आएगा। यस एग्जैक्टली, इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड आएगा। हैवी वाटर D2O होता है, खाली ड्यूटेरियम नहीं होता। ड्यूटेरियम तो हो गया हाँ ना जी, D2O, सॉरी। आइसोटॉप। जी जी जी। तो इसका ये ड्यूटेरियम हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन लगा दोगे इस तरह करके, तो ये ड्यूटेरियम हैवी वाटर बन गया। अक्सर अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, वाइवा में पूछ रहा होता है, हैवी वाटर और हार्ड वाटर में डिफरेंस क्या है? अभी आपके सर से पूछा था इनफैक्ट, लेटेस्ट MCQ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड हार्ड वाटर? वाइवा में पूछे जाने वाला मोस्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है। ओके जी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल इज मैम उसका क्या डिफरेंस होगा फिर? उसका वैसे तो डिफरेंस ये आयंस होगा, होते हैं ना एक में, और एक में वो होता है एग्जैक्टली हैवी वाटर में आइसोटोप। आप ड्यूटीरियम यूज कर लेते हो, सिम कॉमन का हाइड्रोजन का आइसोटॉप की बजाय 1 1 की बजाय 1 2 होगा। और हार्ड वाटर वो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के ज्यादा आयंस प्रेजेंट हो, नॉर्मल हाई कंसेंट्रेशन, मिनरल हाई कंटेंट, हाँ मिनरल्स के जी। ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज हॉट वाटर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स? पेंट्स में कौन सा यूज करते हो? वेजिटेबल ऑयल, मोस्ट एसेंशियल वेजिटेबल ऑयल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, बहुत कॉमन। ये नहीं पता। ये नहीं पता? तुक्का मार लो, कोई नहीं, नंबर नहीं कट रहे यहाँ पे। तुक्का मारोगी गलत हो जाएगा, फिर वो याद रह जाएगा। अच्छा, इतनी सारी बच्चे लेक्चर ले रही है, सारे बोला करो बेटा, ताकि ना एक तो मजेदारी आती है लेक्चर में जब सारे इन होते हो, दूसरा आप लोगों को अपना फायदा है। गलत बताओगे ना तो फिर जब आपको होगा कि मैंने ये गलत दिया था, तो थोड़ा कुछ ना कुछ याद रह जाता है, और जब पेपर में इस तरह याद रहता है तो बड़ी खुशी हो रही होती है। ओके, पाम ऑयल इज द रॉन्ग ऑप्शन ऑलवेज। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करो। 3 रह गए, अब आप लोगों ने 3 में से तुक्का मारना है। लिनसीड ऑयल। Yes, linseed oil is commonly used in the manufacturing of paints. वाहिद essential oil है जो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। ओके, लास्ट स्लाइड आज की, जल्दी से। बेसिकली सोप क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट। सॉल्ट है, हाइड्रोकार्बन है? सॉल्ट है मैम। एग्जैक्टली सॉल्ट है हमारे पास। सोप सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का है, हम रिप्लेस कर देते हैं उसके हाइड्रोजन को किसी भी स्ट्रॉन्ग एल्कली में डाल के, सोडियम के साथ ज्यादातर कर रहे होते हैं, तो सॉल्ट है हमारे पास। विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स? हमारा PPC का सेकंड लास्ट MCQ टाइम आया था, ये GK का क्वेश्चन। ये मैं गलत करके आई थी, ये मैथ है। ये मैथ है, और मैं इसको छोड़ के आई थी और अभी मैं सब्जेक्ट। और मैं इसका केमिस्ट्री लगा के आई थी। आपको लगा अपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट को पेपर
हाँ इज्जत देते हुए मैं मैंने इसको गलत किया। और केमिस्ट्री ने फिर काम बेड़ा गर्क कर दिया ये है। तो मुझे कभी नहीं भूलेगा। ये मुझे भी कभी नहीं भूलता, मैं छोड़ आई थी। एक ये छोड़ के आई थी, और एक ये मुझे खैर आता नहीं था, और एक वो वही लामा इकबाल वाला छोड़ के आई थी। और मैं फिर इतना मुझे अफसोस हुआ, मैं सही लगाते लगाते छोड़ आई थी, जो मोना की 10 बार ये लिखेगी कॉपी पे, कल ये हमें बताएगी कि लामा इकबाल ने अपनी मरहुमा वालिदा का जिक्र किस किताब में किया था। सो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, होप सो। मेरे ख्याल से मोल टू मैथ्स की थी, आज मैथ्स टू मोल ही करनी है। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ओके मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों को। N2H2 के साथ मिलके हमें देता है अमोनिया। तो सबसे पहला पहला काम आप लोगों को सिखाया था कि आप लोगों ने क्या करना है स्टोइकियोमेट्री में। पहला पहला जो काम आप लोगों ने करना है डेट इज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। जब तक बैलेंस नहीं करोगे स्टोइकियोमेट्री करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को फॉर्मूलाज लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप गलती करोगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन देखो, इस साइड पे 2 है, इस साइड पे 1 है, तो मैं नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेती हूँ। मेरे नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन हो गए हैं जी 3 to the 6। इस साइड पे 2 हैं, तो मैं 3 ऐड कर देती हूँ, ये मेरे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। 6 6 इस साइड पे 2 नाइट्रोजन, तो इक्वेशन जो है मेरी टोटल बैलेंस हो गई है। उसके बाद उसने आपको क्या देना है, उसने आपको मैथ देने हैं, और उसने किसी एक चीज का मोल पूछ लेना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग लेके चलते हैं कि 14 ग्राम ऑफ N2 will produce 14 gram of N2 will produce how many moles of ammonia? How many? एक सेकेंड, चैट बॉक्स बंद करने दो मुझे साइड पे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया। अब देखो उसने मैथ देख के क्या किया है, मोल में किया है। तो आप इसमें क्या करोगे, अब मैंने बताया था जब भी आपने दो का आपस में कंपैरिजन करना है, तो आप स्टोइकियोमेट्री में हमेशा मोल टू मोल जाओगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, उसने मैथ दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम मैथ दिया है तो आप आराम से इसको मोलर मैथ लगा के मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम पहला स्टेप यही करेंगे। इसमें हमारा पहला स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ मैथ्स टू मोल्स। तो हम मोल्स का फॉर्मूला लगा के सिंपली गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स वाला फॉर्मूला लगा के हम आराम से मोल्स बना लेंगे। तो 14 N2 का मोलर मैथ्स आपको पता है क्या होता है, 28, 14 प्लस 14। तो ये मेरे पास आ जाएंगे 0.5 मोल। पहला काम क्या करना है मैंने, मुझे मैथ्स दिया होगा, मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगी किसी भी चीज को। उसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली हमने जो पहला रिलेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मोल टू मोल में कन्वर्जन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत है। यहाँ मेरी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हुई तो मैं मोल टू मोल नहीं निकाल सकती स्टोइकियोमेट्री के। तो अब देखो N2 का अमोनिया से रिलेशन पूछा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो। एक अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक जो नाइट्रोजन का मोल है वो 2 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका आंसर क्या है, 0.5। तो 0.5 मोल कितना करेगा, एक जो है वो 2 कर रहा है, मतलब डबल हो रहा है। तो 0.5 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि अगर आपके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो वो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस करेगा, वो अमोनिया के 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह आप मैथ्स टू मोल में इजिली जा सकते हो। इसके 2 स्टेप्स होंगे, पहले क्या है, आपको जो भी मैथ्स दिया है आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है मोल्स में। उसके बाद आपके जो जिन दो चीजों के दरमियान उसने रिलेशन दिया है, आप स्टोइकियोमेट्री की मोल टू मोल का रिलेशनशिप निकाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बात क्लियर है। एक एग्जांपल देती हूँ, बल्कि कैलकुलेटर से नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगी, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप उसको हाथ से करोगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है हमारे पीपीएससी में, तो हम हाथ के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। वो देखो इस तरह की दे रहा था, 14 में मल्टीपल दे रहा था ज्यादातर ना आपको। इन केस मल्टीपल ना भी दे, फिर आपको कहा था कि पॉइंट्स में जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होता। तो अब देखो मैं आपको दे रही हूँ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 8 gram of hydrogen will produce how many moles of how many moles of ammonia। अभी हम सिंपल चलते हैं, दो की प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप इसकी करोगे। 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया। चलो जी, देखो करना क्या है, देखो मैंने आपको दिया हुआ है
मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहे, पहले वाला भूल गया है। देखो पहले वाला, इसीलिए मैंने कहा था बेटा जी इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम आप लोगों ने कितनी जल्दी जल्दी कर दिया था। स्टोकियोमेट्री में आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना आपको नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको 2 में कन्वर्ट किया था। चाहती तो मैं एक ही दिन में करवा सकती थी इसको, तभी आप लोगों को एग्जाम्पल करवाती हूँ साथ साथ, 3 2 2 3 3, कि थोड़ी सी प्रैक्टिस रहे। जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ वो इनफ नहीं है, हमारे पास ना टाइम इतना होता है। 10 एग्जाम्पल ना आप खुद प्रैक्टिस करो। इक्वेशन लो, इक्वेशन अनलिमिटेड है आपके पास, अपनी मर्जी का मैथ लो, उसके मुताबिक कर लो। आपस में आप लोगों को ग्रुप बना हुआ है इनऑर्गेनिक की डिस्कशन का, कोई एक बच्चे क्वेश्चन बना ले, सारे उसको मिलके सॉल्व कर लो। तो बड़े वे है आप लोगों के पास, आप उसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा देखो, लास्ट टाइम की मैं थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जब भी आपने स्टोकियोमेट्री में कन्वर्जन करनी है, आपने हमेशा मोल टू मोल जाना है, पहली बात। अब मुझे 8 ग्राम दिया गया है, मैं इसको डायरेक्टली 8 ग्राम को किसी भी इक्वेशन में 8 ग्राम के साथ नहीं मेजर कर सकती। मैथ टू मैथ नहीं जाना, हमेशा हमने जाना है मोल टू मोल, पहला पॉइंट जो है। दूसरा देखो, जब भी आपको मैथ्स दिया गया है, अब मुझे मैथ्स देख के मोल में पूछा गया है, तो मतलब क्या है, मुझे मैथ्स को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला पहला काम मैं क्या करूंगी, मुझे 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया है और पूछा गया है, देखो ये मेरे पास इक्वेशन देखो वो है क्या, इक्वेशन में नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बना रही है। एक सेकेंड, बच्ची क्या कह रही है, मुझे भी ऐड कर दे इनऑर्गेनिक के ग्रुप में। अच्छा रिदा, हम उसकी बात करते हैं, आपको ठीक हो गया। तो देखो इक्वेशन क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और दे रही है हमें अमोनिया। इक्वेशन समझो, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। अब इसको बैलेंस कर देना है। अगर मैं इसकी बैलेंसिंग की बात करूं, तो है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बात क्लियर। अब उसने क्या किया है, उसने मैथ दिया है और पूछा है कि कितने मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैंने कन्वर्जन करनी है मोल्स में, क्योंकि मैं जब स्टोकियोमेट्री की बात करूंगी, मैं मैथ टू मैथ में मूवमेंट नहीं कर सकती। मुझे मैं इसकी मदद से इसके मोल्स निकालने हैं, मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैथ दे दिया है, हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला है मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मैथ मुझे गिवन है हाइड्रोजन का 8 ग्राम, और मुझे क्या है, मोलर मैथ मुझे हाइड्रोजन गैस का पता है H2। तो क्या हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल मुझे इसका मोलर मैथ दिया गया है। और बड़ी इजी कन्वर्जन है, क्या हो गया, 2 इंटू 4, 4 ग्राम ग्राम से कैंसल, पर मोल ऊपर आके मोल बन जाएगा और यूनिट आ जाएगा मोल। तो मेरे पास मोल्स निकल गए। तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, इसके मोल्स आ गए हैं मेरे पास, 4 मोल मैंने निकाल लिए हैं। तो मैंने जस्ट इसकी मदद से अमोनिया के निकाल लेने हैं कितने मोल्स। तो पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे क्या कह रही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे कहती है 3 मोल्स ऑफ H2 जो हैं वो अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, 2। ये मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला है। पहले मैंने बैलेंस का रिलेशन देखना है, फिर मैं अपना यूनिटी मेथड लगाऊंगी कि 3 जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया, प्रोड्यूसेस अमोनिया इज इक्वल टू 2/3, जो हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद मैंने निकाली कितने मोल, 4 मोल का मुझे निकालना है, क्योंकि जो मैथ दिया था उसके मोल्स इतने बने हैं मेरे पास। तो क्या हो जाएगा, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस करेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका मैं आंसर अगर करूंगी 4 टू द 8/3, तो बच्चों ने आंसर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, और मैं खुद भी अभी साथ निकाला था। तो आंसर आपका है 2.667। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2.67। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अब इसमें क्या 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 मसला था, मुझे ये बताओ जरा। अब समझ आ गई है। चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और प्रैक्टिस करो। अच्छा यही एग्जांपल है, अब आपकी मैं स्टेटमेंट चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। देखो बात समझ आई हुई है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, भूल जाते हो कि अगला स्टेप करना क्या है। वो आएगा जब थोड़ा सा टाइम दोगे स्टडी को। अच्छा बात सुनो, अब हमारे पास है, मैं आपको दे रही हूँ, अब मैं 7 के साथ देती हूँ। 7 ग्राम ऑफ H2, 7 ग्राम ऑफ H2 will react, 7 gram of H2 will react with how many moles of nitrogen?
7 gram of H2 will react with how many moles of nitrogen to produce ammonia gas? मुझे ना टेक्स्ट चूज करना चाहिए, टू प्रोड्यूस NH3 गैस। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। 7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस द अमोनिया गैस। चलो आपके पास 3 से 5 मिनट ले लो। उसके बाद फिर क्या है, आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में मैंने क्या करना है, आखिरी स्टेप में मैंने ये करना है, मोल आ गए अमोनिया के, दोबारा इनको मैस में कन्वर्ट कर देना है। मोल आ गए, हम कर सकते हो ना, मोल हो तो किसी चीज का उसको मैस में कन्वर्ट। फॉर्मूला देखो, लगाओ जरा। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस पता है, मोल्स निकाल चुके हो, मैस में सिंपली कन्वर्ट हो जाए। क्या करोगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अमोनिया का डालना है अब हाइड्रोजन का नहीं डाल देना ना, क्योंकि निकालना अब अमोनिया का, उसके मोल्स निकल आए हैं, 2 मोल्स निकाले हैं, तो अमोनिया का मैस 17 होता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी आंसर आएगा वो आपका मैस आ जाएगा ग्राम में। तो इस तरह आप मैथ्स टू मैथ्स कन्वर्जन कर सकते हो। इसके 3 स्टेप्स होंगे। देखो यहाँ तक तो आपने किया है ना लास्ट टाइम तक, हाँ, उससे आगे कुछ भी नहीं करना, दोबारा इसी को मैथ्स में कन्वर्ट कर देना है। मैथ्स में कैसे करते हो, मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई करके। तो तीसरे स्टेप में बस एक एडिशनल सब्जेक्ट स्टेप करना, और कुछ भी नहीं करना। ईजी है काफी, कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, वो आसान है ना। आसानी देखो, ये क्या है, मैथ्स दिया हुआ है, उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से आपस में रिलेशन निकालोगे, उसके मोल्स निकाल के दोबारा मैथ्स में कन्वर्ट कर देना है। इतनी सी चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है बस आपने। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसकी एक प्रैक्टिस करो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर करना क्या है, जब खुद प्रैक्टिस करोगे हाथ से। अच्छा आप निकालो। कितना दिया जाए। अच्छा इसमें बेशक आप पहले पहले वाले में कैलकुलेटर यूज कर लो, दो प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे वाले में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। 4.6 ग्राम ऑफ N2 will produce how many gram of ammonia? चलो ये क्वेश्चन है, 4.67 ग्राम ऑफ N2 will produce how many gram of ammonia? इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, दूसरे में नहीं यूज करना। पहले इसका आंसर बता दो। इसमें तो देखो, मैंने आपको दिया हुआ है मैस और अमोनिया के साथ रिलेशन दिया है नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले तो रिलेशन तो बाद में देखेंगे, हमें मोल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए मैस से डिवाइड करेंगे मोलर मैस को। तो मेरे पास मोलर मैस N2 का क्या है, 28। 14 + 14 28 हो जाएगा। तो जी मैं 4.67 डिवाइडेड बाई 28 करती हूँ, तो मेरे पास मोल्स आए हैं 0.167 मोल्स ऑफ N2 आ गए हैं, मोल्स ऑफ N2। फिर मैं क्या करूंगी, मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से मोल्स ऑफ अमोनिया निकालूंगी, क्योंकि मैंने रिलेशन पूछा है नाइट्रोजन और अमोनिया का आप लोगों के साथ। मैम इधर से ही मिस्टेक आई है, 14 लगाया है, जल्दी में देखा किया है ना, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने यही मिस्टेक की थी। मैंने क्या कहा था, स्कूल से क्वेश्चन समझने। अच्छा क्या करना है फिर, उसके बाद हमने रिलेशन देखना है। एक जो है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.167 का आप लोग डबल कर दोगे, तो 0.167 का जब डबल करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0.335। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मोल आ गए अमोनिया के, कुछ नहीं करना, इसको इसके मोलर मैस से दोबारा कर दोगे मल्टीप्लाई। तो जब मोलर मैस 17 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.67। आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 5.7 सिंपली। सो पहला स्टेप मेरे ख्याल से आप लोगों ने गलत कर दिया। 9.29 तो नहीं आया होगा, देखो कहीं कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक की है। मोलर में मोल्स आ गए हैं हमारे पास 0.167। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डबल प्रोड्यूस कर रहा है, तो मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, डबल हो जाएंगे। उसके बाद मोलर मैस अमोनिया का 17 है, 14 15 16 17, हाँ 17 ही है। तो मेरे पास तो आ रहा है 5.67 करने के बाद। तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे करो, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर पे दिया था कि पॉइंट्स में था। वैसे ये बहुत मुश्किल नहीं थी, इतनी कैलकुलेशंस हाथ से वो देता है, 4.67 4.57 इस टाइप के वो घूम रहा होता है हाथ से।
सो ये आप लोगों का आंसर था। उसके बाद हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। एक क्वेश्चन दिए जा रही हूँ, 9 मिनट के बाद अगेन लिंक भेजूंगी, इसका आंसर पूछूंगी। एक छोटी सी चीज और समझानी है आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लास्ट में बच्ची ने कहा था, मैं उसको आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। अच्छा ये देखो, क्वेश्चन आप लोगों का है, आसान सा देती हूँ, हाथ से करना है इसको, उससे उसे नहीं करना आपने। 10 ग्राम ऑफ H2 विल रिएक्ट, बल्कि 1 मिनट, अभी तो 6 मिनट है ना, इक्वेशन चेंज करते हैं, बहुत थक गए इस इक्वेशन से, बहुत यूज कर ली। हम इक्वेशन लिखते हैं अब जी। अच्छा इसको बैलेंस भी आप लोग खुद करोगे। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3, aluminium reacts with oxygen to produce aluminium oxide। ये इक्वेशन वो इस तरह स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैंने तो लिख दी है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको इक्वेशन जुबानी याद हो, आप छोटे बच्चे नहीं रहे हो, कॉमन कॉमन इक्वेशंस को याद करो। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है बेटा जी, एक सेकेंड मुझे सोचने दो क्या दूं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will react with how many grams of aluminium to react to give। ठीक हो गई, आपका क्वेश्चन है जी, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहली चीज, एटम्स का जब वर्ड आता है या मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालने का, तो पहले तो इससे पहले आपको जो क्लियर कट चीज होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज एन एलिमेंट एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। क्या कोई बता सकते हैं मुझे एलिमेंट क्या होता है का उसमें, या कंपाउंड क्या होता है? इनफैक्ट एक और ये मॉलिक्यूल्स भी लिख रही हूँ मैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, हम अक्सर पढ़ते हैं, बट एलिमेंट, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं? एग्जैक्टली शर्नीला। ये चीज तो ठीक है, एलिमेंट्स में हमेशा सेम एटम होंगे, लाइक आपके पास पी फॉस्फोरस जो है वो P4 की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है, तो P4 इज एन एलिमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम है। S8 हो गया है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आपके पास N2 है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। F2, जितनी भी गैसेस हैं ये सारी आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनती हैं। कंपाउंड्स में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। कंपाउंड्स आपके पास क्या होता है, कंपाउंड डिफरेंट एटम्स के साथ मिलके बनता है। लाइक मैं अगर आपको कहूँ, कोई भी आप ले लो, डिफरेंट सल्फेट हो गया है, जितनी भी चीजें हैं जो डिफरेंट एटम्स के साथ बनेंगी उनको आप कहोगे कंपाउंड। तो आप मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट मेक मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स में डिफरेंट होते हैं। फिर मुझे बताओ, वाटर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल? हम वाटर को मॉलिक्यूल भी कहते हैं ना अक्सर, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। तो वाटर कंपाउंड है या वाटर मॉलिक्यूल है, आपको क्या लगता है? मैम केमिकली तो कंपाउंड है, लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से मॉलिक्यूल कहा जाता है। एग्जैक्टली मतलब अगर बिल्कुल किसी भी ठीक। जगह पे इसको हम्म, ठीक ठीक बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। मॉलिक्यूल्स आपके पास सेम एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंट एटम्स के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम का, ये कॉन्सेप्ट बना रखा है। सेम भी हो सकता है, अगर मैं कहती हूँ O2, O2 एक मॉलिक्यूल भी है, अगर वो सेम एटम का है तो वो सेम एटम का मॉलिक्यूल है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम्स का बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ सेम एटम्स, कैन बी ऑफ डिफरेंट एटम्स, लेकिन कंपाउंड्स जो है वो हमेशा डिफरेंट एटम्स का बनेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, और एलिमेंट्स आपके पास सेम एटम्स के हैं, छोटा छोटा सा ये डिफरेंस है दोनों में। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल जो है नीला। उसके बाद छोटा सा डिफरेंस, अब जब भी आपके पास एटम्स की बात होगी, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं स्टोक्योमेट्री में, याद रखना वो हमेशा एलिमेंट्स के निकलेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा बात करेगा कंपाउंड से रिलेटेड की। तो दोनों का फार्मूला एक ही है, सिर्फ एटम्स का जो वर्ड होता है वो एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, मॉलिक्यूल्स का वर्ड कंपाउंड्स के लिए या सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए भी वो यूज कर सकता है। लेकिन ज्यादातर जब वो स्टोक्योमेट्री की बात कर रहा होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो मुराद डिफरेंट एटम्स ले रहा होता है। तो ना, दोनों का फार्मूला एक ही है। दोनों का फार्मूला क्या है?
mass over molar mass multiply by Avogadro number। और इसमें भी फॉर्मूला वही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रो नंबर। बट यहाँ पे उसने ले रखा होगा वाटर, और यहाँ पे उसने कोई भी N2 या इस टाइप की चीज ले रखी होगी, तो उसका उससे मुराद होगा नंबर ऑफ एटम्स निकालना। अब मैस ओवर मोलर मैस आपको पता है क्या चीज है, मोल्स। तो आप मोल्स को जब भी मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनफैक्ट नंबर ऑफ आइंस भी निकल सकते हैं, अगर वो आइंस के बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कह रहा है OH नेगेटिव आइन आपका मैथ दे रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने आपको मैथ दिया हुआ 4.9 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन इट। तो आप क्या करोगे, 4.9 को मल्टीप्लाई करोगे, हाइड्रोक्साइड का मोलर मैथ निकाल लो, क्या हो जाएगा 16 और 17 इसका मोलर मैथ, और मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 टू 10 रेस पावर 23 से, तो नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे आपके पास हाइड्रोक्साइड में। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला एक ही है। डिपेंड करता है वो स्पीशी क्या ले रहा है, उसकी वजह से वो ये वाली चीजें डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी अगर वो आपसे पूछता है, वरना स्टोक्योमेट्री में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन बास्का चेनिला वो क्वेश्चन अलग से है जो आप बात करो ना। फॉर एग्जाम्पल वो की पूछता है C6, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ C6H12O6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल C6H12O6? 24। एग्जैक्टली इसकी एटॉमिसिटी 24 है, 3 नहीं लिख देना, मैंने अपने टाइम पे ये मिस्टेक की हुई थी, मुझे लगा था जितने नंबर ऑफ एटम मतलब एटम्स टोटल अलग अलग से वो एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी आपको कंपाउंड मॉलिक्यूल दिया है उसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। 6 कार्बन है, 12 ये है ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, बच्चे ने सही पूछा है बिल्कुल, एटॉमिसिटी ये है। वो मॉलिक्यूल की जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी हो, इसकी भी एटॉमिसिटी हो सकती है। लाइक मैं आपकी बात करती हूँ, कंपाउंड की बात कर लेते हैं, वाटर। वाटर की एटॉमिसिटी क्या होगी, 3। जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी चीज में प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी। अब P4 की एटॉमिसिटी क्या है, बड़ी मजेदार चीज है, 4। 4। जो जिसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। इनफैक्ट अगर व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, चलो मैं आपको फार्मूला भी लिखती हूँ, आपको डायरेक्ट पूछती हूँ स्टेटमेंट, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, एग्जैक्टली शहनीला उसकी 2। 2। 100% श्योरिटी है कि उसकी एग्जिस्ट इस फॉर्म में करती है। तो वो चीज जिसका फॉर्मूला, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? 7। आपस की बात है, मुझे भी नहीं पता, लिख के लिख के देखना पड़ेगा, इस तरह चीजें मैं खुद लिख। हाँ बिल्कुल 7 है। तो इस तरह आपने कोई भी चीज है उसकी लिख के देखनी है। जल्दी में गलत नहीं कर रहे, लम्ब से आसान MCQ और नहीं आ सकता कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, और आ भी जाता होता है इतना इजी MCQ है। तो इसको गलत नहीं करना, FSC में मैंने इसको गलत किया हुआ है, ये C6H12 वाले कोई। तो इसको कंसेप्ट क्लियर करो, या जो है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा नहीं, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपको हाथ से नहीं हो पा रही होती ज्यादातर। लेकिन इन केस आ जाए तो पता है क्या करना है, 6.022 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻23 को, ऐसे ही लिखे रहने देना है, उसको नहीं छेड़ना, उसको छेड़ोगे हाथ से कभी भी नहीं हो पाएगा। तो काम क्या करना है, जो भी चीज फॉर एग्जाम्पल मैथ्स दिया है आपको, मैंने अभी जो दिया था आपको, कोई भी मैथ्स दिया होगा किसी भी चीज का, आपने क्या करना है, 4.9 उसका मैथ्स दिया उसने, वो हमेशा एक तरह मैथ्स नहीं देगा पहली बात तो। वो जब देगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में आपको अगर देता है ना, तो वो मल्टीपल देगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के नंबर ऑफ कुछ निकालने हैं आपने, तो वो इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देगा, इसको वो 16 दे सकता है, 16 डिवाइडेड बाय 32। फिर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो आप क्या करोगे, 10⁻23 को साथ साथ लेके ऐसे ही आओगे नीचे, 10⁻23 को सेम मल्टीप्लाई और डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी होगा इसको डिवाइड कर दोगे इसके साथ, तो वो फिर भी हाथ से हो सकती है, इसको लेके आगे ना हाथ से तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। उसको आंसर लिख लेना, बाद उसका आंसर इस तरह आ जाता है 0.33 समथिंग टाइप। तो फिर अब आप इसको आगे पीछे कर दोगे, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, 0.33 मल्टीप्लाई 10⁻23 मेरे पास आता है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.3 10⁻22 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे जाएगी तो एक पावर कम हो जाती है। तो वो मैक्सिमम इस तरह खेल सकता है आपके साथ, हाथ से बहुत नहीं घुमाता कभी भी आपको वो। 1 मोल ऑफ
वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये कैसे करेंगे अल्फा? देखो ये तो और भी आसान हो गया। 1 मोल है ना, 1 मॉलिक्यूल में हमेशा एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेटा जी, इसमें तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसने घुमाया। देखो आप इसको लिखना चाहो आप लिख लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताया है ना अभी आपको, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सॉरी एवोगेड्रो नंबर। मोल उसने ऑलरेडी दे दिया है 1 मोल, तो एवोगेड्रो नंबर मतलब जो भी आंसर है वो भी थी। जब भी किसी चीज का 1 मोल आ जाए ना, उसको तो सॉल्व करना ही नहीं है ना। जब भी किसी चीज का 1 मोल आ गया, 100% श्योरिटी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम एवोगेड्रो नंबर के बराबर है। तो सॉल्व तो तब करेंगे जब मोल डिफरेंट आ रहा है। जब मोल ही 1 आ गया, अक्सर वो इस तरह भी खेलते हैं। बिल्कुल देखो आपको स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस विल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसका क्या आंसर बनेगा? अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत बची है कोई? 28 ग्राम ऑफ एंड नाइट्रोजन गैस, N2 नहीं देगा। 28 ग्राम ऑफ एग्जैक्टली 1 मोल ही है ये भी, तो अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बची। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन गैस का। तो उसमें ऑब्वियसली बात है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एवोगेड्रो आ जाएंगे। तो वो बात को इस तरह के स्टेटमेंट से खेल सकते हैं, सॉल्व नहीं करनी पड़ती। देखने में लग रहा है सॉल्व करनी है, लेकिन सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी। तो किसी भी चीज का 1 मोल आ गया है ना, तो उसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसका जो वॉल्यूम होगा, अगर वो गैसेस है N2, तो आपको पता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.414 dm³ या फिर इसको वो मजीद घुमा सकते हैं तो 22414 सेंटीमीटर क्यूब दे सकते हैं। देखी बात है दोनों, तो इस तरह करके वो कर सकते हैं। अगर मैम एटम्स बताने हो वाटर में इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो वो एटम्स पे नहीं जाएगा, मैं यही कह रही हूँ। एटम्स की अगर वो पूछेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगेड्रो, इससे आगे नहीं जाएगा वो आपके पास। उसकी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बहुत है आपके पास, हैवी हो जाएंगे, कभी कभी भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने टर्म सीखनी है स्टोक्योमेट्री में, लिमिटिंग रिएक्टेंट की, जो कि अक्सर कंफ्यूज कर देते हो, अक्सर गलती भी करते हो, हालांकि बहुत आसान चीज है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आ जाती है, आसान सी है, वो एफएससी वाली पूछ रहा होता है कि वो रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट से आपके पास प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो लिमिट हो जाए, प्रोडक्ट बनना कम हो जाए या खत्म हो जाए, उस चीज को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट ही जो है ना, वो ही कंट्रोल कर रही होगी आपके रिएक्शन के रेट को या प्रोडक्ट के बनने को, क्योंकि जो चीज खत्म हो गई है तो बस फिर चीज बन नहीं सकती ना। और तो उसी चीज को वो जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम कहते हैं हमारे पास वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही बता रही हूँ, वैसे ही बताने लगी हूँ कि आपने मैथ से डिटरमिन नहीं कर लेना कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो चीज कम मैथ में प्रेजेंट है, नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में निकालते हैं। स्टोक्योमेट्री है तो हमेशा मोल में डील करोगे, कभी भी मैथ्स में नहीं जाना। एक तो चीज ये याद रखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट की टर्म स्टोक्योमेट्री से निकली है। एंड स्टोक्योमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ जाओगे, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? मोल टू मोल कन्वर्जन। सबसे सिंपल इक्वेशन जो हम लिखते ही आ रहे हैं, उसके साथ ही चलते हैं N2H2 2NH3। तो सबसे पहले बैलेंस कर लेना है आपने इक्वेशन को। तो बैलेंस किया था तो ये इधर 3 आ जाता था, ठीक है। अब वो आपको क्या करेगा? 2 मैसेज देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 2 ग्राम नाइट्रोजन के ही 2, और फॉर एग्जाम्पल इसका मैं 3 ग्राम दे देती हूँ। चलो आपको मैं कहती हूँ 2 ग्राम नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, और 3 एक रिएक्शन करवाया है जिसमें आपने 2 ग्राम नाइट्रोजन लिया, 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया, और अमोनिया का ये रिएक्शन करवा दिया। तो मुझे आप बताओ इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? ये रिएक्टेंट है या ये रिएक्टेंट है? बात को तो वो 3 रिएक्टेंट भी ले सकता है, उसकी भी कोई अमाउंट दे देगा। तो आपने मैसेज की मदद से बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो मैसेज देख के डिसाइड नहीं कर लेना कि ये छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, नहीं। हमने इनके मोल्स बनाने हैं, हमने देखना है कौन सा, फिर हम वही करेंगे, इसके मोल से इसका मोल निकालेंगे। जो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट विल बी और लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी निकाल के देखते हैं इसमें आएगा क्या। अच्छा निकाल लिया आरफा ने? मैंने ऐसे निकाला नहीं है, मैसेज की बेस पे नहीं डिसाइड करना, भी देखते हैं बाकी N2 निकलता है कि नहीं, आरफा ठीक कहती है या नहीं। मोना कहती है H2 वाला है, और आरफा कहती है N2 वाला। चलो देखते हैं दोनों में से कौन सी वाली ठीक है। अच्छा पहला काम क्या करना है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें। पहले हम N2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। N2 के मोल्स निकालेंगे, क्या करेंगे? 2 ग्राम है और N2 का है मोलर मास 28,
तो मैं इसके लिए हाँ थोड़ी सी जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज करती हूँ। एक सेकंड दो, कैलकुलेटर खोलते हैं साथ ही। ये खुल गया कैलकुलेटर। 2/28 आ गया है जी 0.071 मोल्स ऑफ N2। अभी ये सिर्फ मैंने निकाले हैं जो मैस उसके मोल्स। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो क्या है। एक मोल जो है वो अमोनिया के कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2। तो 0.071 का डबल कर दो, क्या हो जाएगा। ये जो 2 ग्राम N2 है ये मेरे पास मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है कितने, लिख लो इसको। 0.1428 आया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगी सेम के काम मैं इसके लिए करूंगी। 3 ग्राम जो है वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया। जो कम प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकलेगा। मैथ इसकी बेस पे नहीं डिसाइड करना, मैंने पूरी कैलकुलेशन करनी है तब मैं बताऊंगी। बाद उसका मैथ्स कम होता है, दूसरे वाले का ज्यादा होता है, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट दूसरे वाला हो जाता है। तो जो इसकी मैथ्स की बेस पे डिसाइड नहीं करना, जो प्रोडक्ट को कम प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका निकालते हैं, देखो 3 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो। इसका मोलर मास 2 है, H2 है, तो 3/2 क्या हो गया, 1.5। 1.5 मोल बन गए। अब 3 मोल 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसका मुझे निकालने पड़ेगा। 3 जो है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, एक कितना करेगा 2/3, और मेरा कितना निकला है 1.5। 1.5 कितना करेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो इसको जरा करो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। इसका आंसर आया है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 1 ग्राम, सॉरी 1 मोल, मोल्स में निकाल रही हूँ। तो ये देखो, अब ये करता 0.1 मोल और ये कर रहा है 1 मोल। अब कौन सा कम कर रहा है, ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजन हमारा जो है इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरह आपने मैसेज की बेस पे डिसाइड नहीं करना, सेम वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं अभी, मैथ टू मैथ, मैथ टू मोल वाला। मैथ दिया होता है ज्यादातर वो पूछते हैं इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो आपने उसके मोल्स करने हैं, उससे प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं। दूसरे वाले से भी उसके मोल निकाल के मोल टू मोल में जाना है। उसके बाद देखो कौन सा जो रिएक्टेंट है वो कम मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के, जो कम नंबर ऑफ मोल्स के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और वही रेट को कंट्रोल कर रहा होगा, वही यील्ड को कंट्रोल कर रहा होगा। उसकी मदद से ही हम निकालेंगे हमारी थ्योरेटिकल यील्ड जो हम निकालते हैं। बात समझ आइए, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं परसेंटेज यील्ड पर। वैसे क्या क्लियर नहीं हुआ है मुझे बताओ। मैडम ये रिपीट कर देना जिससे पता चला है मैं। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो मैंने आपको कहा है, आपको ना ज्यादातर आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अभी पीएससी में वो पूछता है, आपको इक्वेशन देता है, वो पूछता है आपको पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इनमें से। वो आपको मैसेज देगा, तो आपने मैथ्स की बेस पे डिसाइड नहीं करना कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपने प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करनी है। वो रिएक्टेंट जो कि कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आप बेशक आप याद कर लो, वहां से आपको इजी रहेगा। That reactant that produces less number of moles of ammonia और less number of moles of product, यहाँ पे प्रोडक्ट अमोनिया है, तो वो रिएक्टेंट जो इनमें से नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस करेगा अमोनिया के, मैंने मैस नहीं कहा, मैंने मोल्स का, तो वो जो कम नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो पता चलेगा ना कौन से कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो निकालने का तरीका क्या है, हमें दिया गया है मैस, तो हमें दिया गया है मैस, इस इन मैसेज की मदद से मैंने इसके मोल्स निकाल लेंगे। अब पीछे जो काम करते आ रहे हैं करना वही है। मैस दिया हुआ है इसका 2 ग्राम नाइट्रोजन का, इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगी। 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकल आए। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से मैं मोल टू मोल रिलेशन निकालूंगी और अमोनिया के मोल्स में निकाल लूंगी, जो कि मेरे आए 0.1428 सिंपली। उसके बाद मैंने अभी डिसाइड नहीं कर लेना, अभी इसका आया है, दूसरे के भी सेम निकालेंगे। हाइड्रोजन का मुझे मैस दिया गया है 3 ग्राम, इसकी मदद से मैं निकालूंगी इसके मोल्स पहले हाइड्रोजन के, फिर मैं मोल टू मोल कन्वर्जन करके अमोनिया के मोल्स निकाल लूंगी। इसके आगे 1 मोल। अब देखो कौन सा वाला रिएक्टेंट जो है, हाइड्रोजन था, ये नाइट्रोजन पहले वाला, ये इतने प्रोड्यूस करता है अमोनिया के, ये इतने प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया के, तो कौन जो सा कम प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब 1 मोल ज्यादा है या 0.1 मोल ज्यादा है, 1 मोल ज्यादा है ना, 0.1 बहुत कम है, उससे 0.9% कम है। तो नाइट्रोजन कम प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, जो रिएक्टेंट कम प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के मोल्स को, वो हमारा क्या है, वही हमारा लिमिटिंग
रिएक्टेंट है। सिंपली तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आपने इस तरह फाइंड कर लेना है। एक और इक्वेशन देती हूँ, मुझे उसमें बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट अच्छा क्या है। एक और इक्वेशन देती हूँ, उसमें आप लोग बताओगे मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। अच्छा कौन सी इक्वेशन लेके चलें, कोई सादी सी इक्वेशन लेके चलते हैं। जिंक ये आपकी है, ये मेन प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट दे देगा बात का। देखो ये मेरी गैस है जो कि इवॉल्व होती है, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। विद रिस्पेक्ट टू मेन प्रोडक्ट मुझे बताओ मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, जिंक है या HCl है इस केस में? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? सॉल्व करोगे ऐसे ही मैथ्स की बेस, अब तो वैसे मैंने इक्वल दिया है ना, वैसे ही नहीं बता सकते। तो जब तक नहीं निकालोगे, जब तक नहीं पता चलेगा। जिंक का मोलर मैस इसका एटॉमिक नंबर है 30, मोलर मैस 30 नहीं है। रुको मैं इसको बता देती हूँ, मेरे ख्याल से 65 है। जिंक का आपने मोलर मैस 65 पुट करने। वैसे वो पर जिंक इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसका डबल है। जो आगे वाले एलिमेंट्स है ना उनका डबल से ज्यादा ही है थोड़ा बहुत, तो आपका आंसर फिर भी करीब करीब निकल आएगा अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो। लेकिन जिंक का 65, कॉपर का 63 होता है। कॉपर को याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जिंक का भी याद रख लो 65। इसकी रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर दूं वरना फिर याद रहे। उसका जिंक का है 0.046, ये मेरे मोल्स निकले हैं। अब एक जिंक जो है वो एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली यही रह जाएगा। तो जिंक ने प्रोड्यूस किए हैं 0.046 मोल्स हमारे पास। HCl का निकालो। HCl क्या है, 3 ग्राम ही दिया हुआ है आपको। HCl का मोलर मास क्या है, 35.5 क्लोरीन का हो गया, एक हो गया इसका, तो 36.5 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 36.5, तो आपके पास क्या आया मोल्स, 0.082। अब दो जो है वो हाफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका भी हाफ कर देंगे, तो इसका भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आंसर एग्जैक्टली हमारे पास आ रहे हैं 0.041। अब देखो कितना क्लोज आया है। इसीलिए कहते हैं जब आप ये लिख रहे हो ना लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए, तो हम ना 4 डिजिट तक जाते हैं आगे ना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमेशा लिखते होते हैं। मैंने फिर भी 3 लिखे हैं, ट्राई किया करो 4 तक लिखो। तो 4 डिजिट के बाद आपको 100% क्लियर हो जाता है आपका कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो 0.0 यहाँ तक देखो सेम है, तो हमारे पास तीसरा डिजिट डिसाइड करेगा। 4 6 ज्यादा हो गया, 4 1, तो HCl जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसकी मदद से हम अपनी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे आगे। वैसे वही वही काम किया है इसमें मुझे। देखो आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपको मैसेज दिए हुए हैं। मैं आपने पिछला लेक्चर लिया था, मुझे ये बताओ ना जरा, पिछला लेक्चर लिया था वैसे? मुझे लग नहीं लिया ना, जब जब भी रिपीट आप बार बार कह रहे हो। अच्छा देखो कुछ नहीं करना इसमें, पिछला लेक्चर की ना मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। मैंने सर को भेजी नहीं, इसका मेरी गलती है ये तो, लास्ट टाइम भेज नहीं पाई थी मैं। तो कुछ नहीं करना, हमने जो मैसेज दिए हैं हमने उनको मोल्स में कन्वर्ट करने हैं। फिर मोल से हमने मोल में जाना है, वहां से फिर हमें अपना देखना है कौन सा जो है वो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। जो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब वैसे मैं आपको इसके बाद भेजती हूँ, इसलिए पिछला लेक्चर, पहले पिछला लेक्चर सुनो, देन आपको ये अगला वाला समझ आएगा। क्योंकि मोल टू मोल कन्वर्जन हमने लास्ट ना लेक्चर में किया था। मोल टू मोल सीखोगे तो लिमिटिंग का पता चल सकेगा। तो इसमें हमने देखो निकाल लिया, जो कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो HCl है। तो HCl को हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो बात को इतना भी दे सकता है, वो उससे आगे जाता, ज्यादातर यहाँ तक नहीं रुकता। आगे क्या करना है, अब जो भी करना है ना, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं करना है। सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई कर लेना है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। मुझे पता चल गया HCl हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब आगे जो मैंने काम करना है इसकी मदद से करना है। देखो अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए ना, ये काम थे। तो मतलब क्या है, 0.041 मोल ऑफ ZnCl2 आप लोगों ने निकाल लिया। ZnCl2, यहां तक बात क्लियर है। इसको फिर हम इग्नोर कर देंगे, ये सही नहीं है। हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट HCl निकला है, तो HCl जो प्रोड्यूस कर रहा होगा जिंक क्लोराइड को, हम उसको कंसीडर करेंगे। यहां तक मेरे पास मोल निकला है। दोबारा वो क्या कहता है, वो मैस पूछता है जिंक क्लोराइड का कि कितने, वो पूछता है बल्कि परसेंटेज यील्ड निकालो। हमें बतानी होती है एफिशिएंसी रिएक्शन की। तो एफिशिएंसी हम रिएक्शन की बताते हैं परसेंटेज यील्ड से। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड
एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा पास फॉर्मूला याद रखना है। इसी परसेंटेज यील्ड का दूसरा नाम है एफिशिएंसी ऑफ आ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की हमें एफिशिएंसी बतानी है तो हम परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं उसकी इस मदद से। मैसेज पता होते हैं। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहे होगा हम उसको ले लेंगे। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं। इसका मैं मैस निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे मैस? इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दूंगी जिंक क्लोराइड के, तो 0.041 जिंक क्लोराइड का जो भी मोलर मैस है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मैस आ जाएगा जिंक क्लोराइड का। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको जरा। जिंक क्लोराइड, जिंक का भी मैंने आपको बताया 65 मैस है, तो 65 प्लस 35.5 प्लस 35.5 136 इसका है जिंक क्लोराइड का। तो 136 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.041 से, तो ये जो चीज आती है ना 5.576 ग्राम, इसको मैं कहती हूँ थ्योरेटिकल यील्ड। केमिस्ट्री में वो ग्राम, वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट जो मैं विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करके निकालूंगी, उनको मैं कहती हूँ मेरी थ्योरेटिकल यील्ड। और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यील्ड होती है किसी भी रिएक्शन की। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। थ्योरेटिकली आपने परफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, तो ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड आएगी। थ्योरेटिकल यील्ड को यहाँ लिख देते होते हैं 5.571 यहाँ आ गई। एक्चुअल यील्ड कहाँ से आती है? एक्चुअल यील्ड आएगी बेटा जी एक्सपेरिमेंट से। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे लैब में असल में, तब जो चीज आप निकाल लोगे वे करके सुखा के, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है एक्सपेरिमेंट से जो वे करके आपका आया है वो होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमेशा थ्योरेटिकल से कम आएगी। इसका 5.5 है तो इसकी हमेशा 5.1 5.3 इनफैक्ट 4 में जा रही होगी, 4.3 4.1 इस तरह कुछ आएगी। हमेशा एक्चुअल कम आएगी थ्योरेटिकल से, क्योंकि थ्योरेटिकल में बस थ्योरी और इक्वेशंस लगा के किए हैं। एक्सपेरिमेंट में करते हुए मिस्टेक्स करते हैं। जितनी मिस्टेक्स ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपकी यील्ड कम होती जाएगी। अच्छे से नहीं धोगे अपरेटस को, यील्ड कम बन आएगी। ओवन में रिएक्शन सही नहीं किया, फिल्टर सही नहीं किया, कैलिब्रेशन सही नहीं की, जो जितनी फिर मिस्टेक करते जाओगे उतनी इसकी जो वे है आपका प्रोडक्ट का वो कम आता जाएगा, एफिशिएंसी कम होती जाएगी। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, आंसर परसेंटेज में आएगा। उसी चीज को हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ आ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड। ये हमेशा लेस देन 100 होती है, क्योंकि कोई भी चीज 100 कब होगी? जब ये 5.5 आ जाएगा। लेकिन कभी भी जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे कभी भी थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड बराबर नहीं होती। थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होती है, एक्चुअल हमेशा कम होती है। इनफैक्ट जो आपकी परसेंटेज यील्ड निकलती है जिसको हम अच्छा कंसीडर करते हैं ना, 80 में आ जाती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया। 90 में तो आती ही नहीं होती, 80 में आती है, वरना ज्यादातर एवरेज आपकी 60 से ये 70 के दरमियान आ रही होती है। जो आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते हो, हमने जब अपनी लैब्स में निकाली थी 67 69 इस रेंज में आती है। तो इस तरह आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को में यूज करके लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करके जो भी मैथ्स निकालोगे उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये आपका आने वाला अक्सर ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि डिटरमिन द थ्योरेटिकल यील्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो आपने सारा प्रोसीजर करना इजी है, सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचाना है कौन सा। मैम परसेंटेज एग्जैक्टली एमन, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए ना मैथ्स में कन्वर्जन लाजमी है, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है वो ज्यादातर वो हमने प्रेसिपिटेट्स जो हम बनाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट में पीपीटीज बनाते हैं, उनके एट द एंड वे करते हैं ना, वही हमें बता रही होती है। तो फिर हम इक्वेशन के थ्रू भी वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वहां से निकलेगी हमारे पास। तो प्रेसिपिटेट्स का हमेशा वे लिया होता है हमने लैब में, तो फिर यहाँ पे भी कन्वर्जन करना जरूरी हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपका था स्टोक्योमेट्री। अब आपने काम पता है क्या करना है? बस एक काम करना है, जो आपकी फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज है 5 7 10 MCQ है, आपने वो करने हैं। उनमें से कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताना, मैं करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में पहले। लेकिन आपने करना है, वो हो जाएंगे वो सारे इन्हीं जो आपको समझाए ना लेक्चर में, इन्हीं बेस में सारे के सारे, तो उसको परफॉर्म करना है। और कल आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी तैयार करके आना है। सारी वीडियोस आपको भेज दी गई हैं, लास्ट पार्ट भी। क्रोमेटोग्राफी की स्लाइड्स अच्छे से पढ़ के आनी है, कल आप लोगों का उसका क्विज हो जाएगा। अल्फा H2O मॉलिक्यूल भी है, H2O कंपाउंड भी है। देखो कंपाउंड होगा जो डिफरेंट एटम से बनेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल हमारे पास वो होता है जो सेम से भी बन सकते हैं, डिफरेंट से भी बन सकते हैं। तो जो आप